ऑलराइट गाइस, आई होप यू पीपल आर डूइंग ग्रेट। माय नेम इज़ अंकित भारद्वाज और आज हम लोग क्लास 12 आईएससी बीएसटी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका आज सेकेंड क्लास है, विच इज़ स्टाफ ट्रेनिंग। तो फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ कवर कर लिया था इस पर्टिकुलर चैप्टर का, एक बार 2 मिनट में हम लोग देखिए, एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि स्टाफ ट्रेनिंग बेसिकली होता क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताया था कि देखिए स्टाफ ट्रेनिंग बेसिकली क्या होता है। इट इज़ अ प्रोसेस जिससे थ्रू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ जो अपने एग्जिस्टिंग वर्क का नॉलेज और स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेनिंग पढ़ लिया था, साथ ही साथ हम लोगों ने डिस्टिंक्शन पढ़ लिया था बिटवीन ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग पढ़ लिया था, जिसमें वेरियस पॉइंट्स को मैंने बहुत ही अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया था और आपको नोट्स भी मेंटेन करवाया था। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ के रखें और आपको याद हो गया होगा। चलिए आज हम लोग सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं ट्रेनिंग का, दैट इज स्टाफ ट्रेनिंग रैदर। सेकेंड क्लास स्टार्ट करते चलिए। स्टाफ ट्रेनिंग का हम लोग सेकेंड क्लास स्टार्ट करते हैं आज। आज का जो पहला टॉपिक है विच इज़ बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, हेडिंग डालिए बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़। बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग टू एम्प्लॉयज़, हेडिंग डालिए। सबसे पहले पॉइंट लिखिए, नंबर 1 लिखिए सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप लोगों को लिखना है मेरे साथ। लिखिए ट्रेनिंग हेल्प्स टू इम्प्रूव training helps to improve the self confidence of an employee. Training helps to improve the self confidence of the employee. It enables him to approach it enable him to approach it enables him to approach and perform his work with enthusiasm. With enthusiasm। देखिए बेसिकली मैं आपको इस पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या होता है, जो भी एम्प्लॉय अगर वेल ट्रेंड होता है ना, उसको अपने काम के बारे में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो कॉन्फिडेंस उसके काम में झलकता है, जिसके कारण क्या होता है ना, वो बहुत ही एक्साइटमेंट में, बहुत ही ज़्यादा इंथुजियाज्म से, बहुत ही ज़्यादा मन लगा के काम करता है, जिसका ऑब्वियसली फ्रूट्स उसको मिलता है क्योंकि उसको प्रमोशन मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन का भी ग्रोथ होता है। फाइन, चलिए सेकेंड नंबर पॉइंट पढ़ते आइए। लिखिए हायर अर्निंग्स। हायर अर्निंग्स, हायर अर्निंग्स लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए ट्रेन्ड एम्प्लॉयज कैन परफॉर्म trained employees can perform
trained employees can perform better and thereby earn more. देखिए ऑब्वियस सा बात है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि जितने भी एम्प्लॉयज़ ट्रेंड होते हैं वो अपना काम को बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं, और अगर एफिशिएंटली परफॉर्म करते हैं तो कंपनी, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो भी उन स्टाफ्स को, उस एम्प्लॉयज़ को बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है। और सिंस जो एम्प्लॉयज़ का वैल्यू बढ़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो ऑब्वियसली उनका मॉनेटरी बेनिफिट भी बढ़ जाता है, उनको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलता है, उनका सैलरी रेम्यूनरेशन भी इंक्रीज़ हो जाता है और वो लोग ज़्यादा अर्न करते हैं इन कंपेयर टू एम्प्लॉयज़ हु आर लेस ट्रेंड। ठीक है, तीसरा लिखिए, तीसरा नंबर पॉइंट लिखिए सेफ्टी। लिखिए सेफ्टी। सेफ्टी में लिखिए ट्रेनिंग हेल्प्स एन एम्प्लॉय टू यूज, ट्रेनिंग helps the employee to use various safety devices. He can handle the machine. He can handle the machine. He can handle the machine safely and therefore becomes less prone to the accidents. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जो एम्प्लॉयज़ ज़्यादा ट्रेंड होते हैं ना, वो अपने काम को लेके बहुत अवेयर हो जाते हैं, सेल्फ अवेयर रहते हैं, सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, सेफ्टी कॉन्शियस रहते हैं। इससे आनंद क्या होता है ना, उनको मशीन वगैरह, इक्विपमेंट वगैरह को हैंडल करना बहुत अच्छे से आ जाता है। दे नो हाउ टू सेफली हैंडल दी मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जिसके कारण कोई भी लॉस होने का चांसेस, कोई भी डैमेज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और एक्सीडेंट्स भी कम होता है। क्लियर हुआ? फोर्थ पॉइंट लिखिए, लिखिए एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी लिखिए एडेप्टेबिलिटी। लिखिए ट्रेनिंग इनेबल्स एन एम्प्लॉय training enables an employee to adapt to adapt to changes in work procedure and methods। इसको मैं आपको समझाता हूँ। देखिए बेसिकली क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड होते हैं उनको आने वाला चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना बखूबी आता है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड होंगे, अगर आपके स्टाफ वेल ट्रेंड होंगे, वो किसी भी सिचुएशन के अनुकूल अपने आप को बदल लेंगे, किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपने को मोल्ड कर लेंगे, एडप्ट कर लेंगे। उनके अंदर वो, उनका नेचर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, वो अपने कंफर्ट जोन के बाहर जाके काम करना उनको बखूबी आता है, जिसके कारण क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है और किसी भी सिचुएशन को बहुत ही ईजिली हैंडल कर सकता है। क्लियर हुआ? फिफ्थ नंबर पॉइंट लिखिए, लिखिए प्रमोशन।
लिखिए थ्रू ट्रेनिंग एम्प्लॉय कैन डेवलप, थ्रू ट्रेनिंग एम्प्लॉय कैन develop himself, through training employee can develop himself and earn quick promotions। बहुत ही सिंपल पॉइंट है। देखिए ऑब्वियस सा बात है कि अगर एम्प्लॉई वेल ट्रेंड है तो वो खुद अपने आप को प्रमोट करने के लिए अपने आप को पुश करेगा, वो खुद डेवलपमेंट के लिए उसके अंदर वो भूख रहेगा, वो खुद कॉन्स्टेंटली इम्प्रूव करने का कोशिश करेगा, जिसके कारण क्या होगा, उसको प्रमोशन मिलना भी और भी ज़्यादा आसान होगा और वो बहुत ही क्विकली प्रमोशंस को अवेल कर लेगा, राइट। नेक्स्ट है न्यू स्किल्स। न्यू स्किल्स, न्यू स्किल्स लिखिए ट्रेनिंग डेवलप्स training develops new knowledge and skills training develops new knowledge and skills among employees, among employees the new skills are the new skills the new skills are valuable assets of an employee and remain permanently with him, and remain permanently with him। इस पॉइंट को मैं समझाता हूँ। देखिए जो स्टाफ्स, जो एम्प्लॉयज़ वेल ट्रेंड होते हैं वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा स्किल्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल रहते हैं, जिसके कारण उनको ना बहुत ज़्यादा नई स्किल्स जानने का मौका मिलता है। और देखिए एट द एंड ऑफ द डे जितना भी वो स्किल सीखता है वो उसका पर्सनल स्किल हो गया, वो उसके साथ हमेशा रहने वाला, उसके लिए बहुत बड़ा वैल्यूबल एसेट है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हेडिंग चलते हैं, नेक्स्ट हेडिंग देते हैं। हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग हेडिंग डालिए। इसमें सबसे पहले लिखिए नंबर 1 इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। इंडक्शन और ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। चलिए पहले इसके बारे में लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि ये बेसिकली होता क्या है। लिखिए इंडक्शन और ओरिएंटेशन, इंडक्शन और orientation is the process of introducing and familiarizing new employees to the organization, so that they may adjust quickly,
they may adjust quickly and easily in their new environment. In their new environment. अब मैं आपको समझाता हूँ. देखिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग क्या होता है. जब भी कोई नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो उसको कंफर्टेबल फील कराना, उसको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में बताना, उनके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, अगर उनको ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर के बारे में पता ही नहीं होगा, तो हमेशा ना वो अपने आप को आइसोलेटेड फील करेंगे. वो ऑर्गेनाइजेशन के होते हुए भी ऑर्गेनाइजेशन के कभी बन नहीं पाएंगे. इसीलिए क्या होता है ना, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टाफ को जब भी हायर करती है तो उनके लिए, न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग रखती है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन और इंडक्शन ट्रेनिंग, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन का हिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन का बैकग्राउंड, ऑर्गेनाइजेशन का विजन, ऑर्गेनाइजेशन का मिशन, उनका वर्क कल्चर, उनका एथिक्स, ये सब के बारे में ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को कन्वे करता है. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडक्शन और की ओरिएंटेशन ट्रेनिंग. लिखिए, इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस orientation may be informal, but in large firms a formal orientation program is organized. A formal orientation or program is organized to supply the following type of information to the new employees. मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि देखिए क्या होता है कि जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उन लोगों के लिए ज़रूरी नहीं होता है कि वो लोग मतलब बहुत ही फॉर्मली ओरिएंटेशन या फिर इंडक्शन ट्रेनिंग को मतलब इंट्रोड्यूस कराए एम्प्लॉयज़ को या फिर कंडक्ट करवाए. लेकिन जो हाँ बड़ी फर्म्स होती है ना, उन लोग अपना ऑर्गेनाइजेशन मतलब अपना जो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग और या फिर इंडक्शन ट्रेनिंग होता है उसको बहुत ही फॉर्मली कंडक्ट करवाते हैं, जिसमें वो लोग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन देते हैं अपने न्यू एम्प्लॉयज़ को. क्या क्या है वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आइए लिखते हैं क्या क्या चीज़ें. देखिए, पहला, कंपनीज हिस्ट्री एंड प्रोडक्ट्स. लिखना स्टार्ट करिए. कंपनीज हिस्ट्री एंड प्रोडक्ट्स. सेकेंड लिखिए, कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. कंपनीज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. तीसरा लिखिए, लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉय सर्विसेज. लोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय सर्विसेज. फोर्थ, रूल्स एंड regulations. रूल्स एंड रेगुलेशंस. क्लियर हुआ. फिर नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हो सकता है पर्सनल प्रोडक्ट्स, पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस हो सकता है, या फिर आप ये सब लिख लीजिए, सेफ्टी मेजर्स,
ठीक है, फिर आप ये लिख सकते हैं ग्रीवेंस प्रोसीजर, एक्सेट्रा। ऐसे तो लिस्ट का कोई अंत नहीं है, तो हम लोग क्या मेन जो चीज़ है वो लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, मान लीजिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग चल रहा है, आपका इंडक्शन ट्रेनिंग चल रहा है, आप मेरी कंपनी में नया ज्वाइन कर रहे हो, तो देखिए मैं आपको क्या क्या बताऊंगा, मेरा कंपनी का हिस्ट्री, कैसे कंपनी फॉर्म हुआ था, क्या क्या प्रोडक्ट्स और क्या क्या सर्विसेज में हम लोग डील करते हैं, फाइन, ये चीज़ के बारे में बात होगा। दूसरा, मेरा कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, सीईओ कौन है, मैनेजर कौन है, प्रोडक्ट मैनेजर कौन है, फाइनेंस मैनेजर कौन है, मार्केटिंग मैनेजर कौन है, ये सब के बारे में। और फिर हमारी जो डिपार्टमेंट्स है और हमारी जो एम्प्लॉय सर्विसेज है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है, उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। हमारे कंपनी का रूल्स रेगुलेशन क्या है, क्या पॉलिसीज़ है, क्या प्रोसीजर है। दूसरा, सेफ्टी मेजर, अगर मान लीजिए कोई अनसर्टेनिटी आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो अगर आप उसमें फंस गए तो आपके पास क्या सेफ्टी मेजर, उस सेफ्टी मेजर्स को आप कैसे अवेल करोगे, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। और फिर ग्रीवेंस, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है कंपनी का कोई पर्टिकुलर चीज़ से, तो अपना वो प्रॉब्लम आप किसके पास जाके एड्रेस करोगे, उन चीज़ों के बारे में बात कहाँ होती है, इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग में। क्लियर हुआ आपको बहुत अच्छे से? चलिए नेक्स्ट चलते, चलिए जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज जॉब ट्रेनिंग, आइए पहले लिख लेते हैं हम लोग। जस्ट अ सेकेंड। Your phone's in airplane mode, so I can't help you with that at the moment. ओके, स्टार्ट करते हैं। आपको पता है ऑन जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए जब भी कोई पर्टिकुलर स्टाफ वगैरह है, जब लोग अपनी ट्रेनिंग में आ जाते हैं, उनके काम से रिलेटेड जो ट्रेनिंग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब ट्रेनिंग। पहले मैं लिखवा देता हूँ, फिर आपको डिटेल में आपको समझा दूंगा। लिखिए, इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल लिखिए, it is not always possible to recruit and select trained employees when person without any training, when person without training and job experience are selected, they require some training to perform their jobs well, such training is called job training. जॉब ट्रेनिंग। चलिए इसको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको, बहुत ही सिंपल है ये ट्रेनिंग। देखिए क्या होता है ना, दो चीज़ होता है। बहुत बार आपको पता है ना कि जितने भी ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर जितने भी ट्रेंड स्टाफ होते हैं, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव इन कंपेयर टू द स्टाफ्स हु आर लेस ट्रेंड और नॉट एक्सपीरियंस्ड।
अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो लोग हमेशा ट्रेंड या फिर एक्सपीरियंस स्टाफ को हायर करे, क्योंकि हो सकता है कंपनी का बजट कंस्ट्रेंट हो, कंपनी अफोर्ड नहीं कर पाए ट्रेंड स्टाफ को, या फिर एक और रीज़न होता है अगर सभी कंपनीज अगर एक्सपीरियंस स्टाफ को ही हायर करने लग जाए तो फिर नॉन एक्सपीरियंस स्टाफ जाएंगे कहाँ, ये भी एक तो पर्सपेक्टिव है। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि अगर कंपनी नॉन एक्सपीरियंस या फिर नॉन ट्रेंड स्टाफ को हायर करती है तो कंपनी को उन स्टाफ को फॉर्मल ट्रेनिंग देना पड़ता है रिगार्डिंग देयर ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म देयर वर्क। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉब ट्रेनिंग। क्या बोलते हैं, जॉब ट्रेनिंग। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? चलिए नेक्स्ट लिखिए, रेमेडियल ट्रेनिंग। रेमेडियल ट्रेनिंग रेमेडियल ट्रेनिंग लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज डिजाइन टू, this type of training is designed to correct the mistakes, to correct the mistakes, to correct the mistakes. This type of training is designed to correct the mistakes and shortcomings and shortcomings and shortcomings in the work behavior, in the work behavior and job performance and job performance of the employee, in the job performance of the employees. Some employees of higher, by some employees of higher position. ज़्यादा आप ये लिखिए, क्या लिखवाया है मैंने, दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज डिजाइन टू करेक्ट द मिस्टेक्स एंड शॉर्टकमिंग्स इन द वर्क बिहेवियर एंड जॉब परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय। लिखिए आप लोग, some employees might have picked up some employees may have picked up faulty ways of doing work. Remedial training remedial training is provided to remove remedial training is provided to remove remedial training is provided to remove these defects and to teach the right methods. आइए रेमेडियल ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज रेमेडियल ट्रेनिंग, एक बार इसको रीड करते हैं। दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग इज डिजाइंड
to correct the mistakes and shortcomings in the work behavior and job performance of the employee. Some employees may have picked up faulty ways of doing work. Remedial training is provided to remove these defects and to teach the right methods. अब इसके बारे में 2 मिनट बात करते हैं कि बेसिकली ये है क्या। देखिए बहुत बार ऐसा होता है ना कि एम्प्लॉयज़ को सही गाइडेंस नहीं मिल पाता, या फिर ड्यू टू एनी रीज़न, मे बी ड्यू टू एक्सेसिव वर्क प्रेशर, जो इनके जो हायर मैनेजमेंट होते हैं वो भी एम्प्लॉयज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। इसके कारण क्या होता है ना, एम्प्लॉयज़ गलत तरीके से काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली उनकी जो गलतियां हैं, उनका जो फॉल्टी वे है काम करने का, उनको सुधारने के लिए उनको वापस से ट्रेन किया जाता है, जहाँ पे उनके काम से रिलेटेड जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, दूर करते हैं और उनको सही तरीका सिखाते हैं काम करने का। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेमेडियल ट्रेनिंग। क्लियर हो गया आपको? आई होप आप लोगों ने लिख भी लिया होगा। अब चलिए नेक्स्ट ट्रेनिंग लिखते, लिखिए सेफ्टी ट्रेनिंग। सेफ्टी ट्रेनिंग लिखना स्टार्ट करिए, लिखिए द पर्पस ऑफ सेफ्टी ट्रेनिंग the purpose of safety training is the performance. So the purpose of safety training is to create safety consciousness and to teach the use of safety devices so as to prevent and minimize accidents and injuries. सेफ्टी ट्रेनिंग के बारे में चलिए एक बार रीड करते क्या लिखा हुआ है। The purpose of safety training is to create safety consciousness and to teach the use of safety devices so as to prevent and minimize accident and injuries. इसके बारे में बात करते हैं। देखिए बेसिकली क्या है, आपके एम्प्लॉयज़ को आपके काम के बारे में तो ऑब्वियसली नॉलेज होना चाहिए, साथ साथ दे शुड बी ऑल्सो अवेयर रिगार्डिंग दिस सेफ्टी मेजर्स। आजकल को मान लीजिए आपके ऑफिस में या फिर आपके वर्क प्लेस में कोई घटना ही घट गया, कोई एक्सीडेंट ही हो गया, आग ही लग गया, तो उस केस में देखिए ऑर्गेनाइजेशन का खुद सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ इक्विप्ड होना अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, आपके सबऑर्डिनेट्स को, आपके स्टाफ्स को ये कन्वे करना भी तो ज़रूरी है कि अगर कोई आपदा आ गया, अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो उस टाइम में आप क्या सेफ्टी मेजर लोगे और उन सेफ्टी मेजर्स को कैसे लोगे। तो यही मैसेज कन्वे के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होता है सेफ्टी ट्रेनिंग कंडक्ट कराते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रोमोशनल ट्रेनिंग। प्रोमोशनल ट्रेनिंग लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ, लिखिए व्हेन पर्सन वर्किंग एट लोअर लेवल are promoted they need
training in performances of higher job, training in performances of higher jobs. Promotional training involves promotional training involves promotional training involves promotional training involves preparing employees for higher positions. इसके बारे में चलिए बात करते हैं। देखिए क्या हुआ, जैसे आपको पता ही है कि जब भी कोई एम्प्लॉय प्रमोट होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं अभी जूनियर मैनेजर हूँ, मैं अगर सीनियर मैनेजर बन गया किसी पर्टिकुलर कंपनी का, तो देखिए जूनियर मैनेजर और सीनियर मैनेजर का हो सकता है फंक्शंस अलग अलग हो। ऑब्वियसली कि जो सीनियर मैनेजर होता है उसके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ज़्यादा अथॉरिटी रहती है। जब जूनियर मैनेजर प्रमोट होकर सीनियर मैनेजर बनता है, तो ऑब्वियसली ही विल रिक्वायर टू लर्न मोर स्किल्स, he will be required to learn more. He should be more knowledgeable, right? When he is a junior manager, obviously he lacks certain amount of knowledge, which is obviously जो नॉलेज ऑब्वियसली आपका जो सीनियर मैनेजर के पास है, तो अगर उसको सीनियर मैनेजर का पोस्ट मिल जाएगा तो उसको भी तो उतना नॉलेज का ज़रूरत होगा ना। उस नॉलेज और स्किल्स के लिए ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को एक स्पेशल ट्रेनिंग कराता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रमोशनल ट्रेनिंग, जहाँ पे उसको हायर लेवल ऑफ वर्क्स के बारे में उसको बताया जाता है। क्लियर हुआ? ये प्रमोशनल ट्रेनिंग है। नेक्स्ट लिखिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग लिखिए when existing work methods and techniques when existing work methods and techniques becomes obsolete employees have to be trained in the use of new methods and techniques. लिखिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड टू अपडेट refresher training is provided to update refresher training is provided to update refresher training is provided to update the knowledge and skills of employees, the knowledge and skills of employees.
चलिए एक बार गो थ्रू करते हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पढ़ रहे हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग के बारे में। देखिए क्या होता है ना, पहले एक बार रीड कर लेते क्या लिखा हुआ है। When the existing work methods and techniques becomes obsolete, employees have to be trained in the use of new methods and techniques. Refreshment training या refresher training is provided to update the knowledge and skills of the employees. देखिए क्या होता है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल जब हम लोग इनिशियल लेवल में मैं टीचिंग करता था बिफोर लाइक कपल ऑफ 4 years 5 years बैक, we used to use whiteboard markers etc. We were not well trained or well known, like well acquainted about the technologies. हम लोग को टेक्नोलॉजीज़ के बारे में उतना आइडिया नहीं था। I'm talking on मीन स्पेसिफिक। तो धीरे धीरे जब ऑनलाइन टीचिंग की तरफ हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग को पता चला कि हम लोग को टेक्नोलॉजी से दोस्ती तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए जो हम लोग का जितना भी टीचिंग का पुराना जो तरीका था वो ऑब्सोलेट हो गया। अपने आप को वापस से इवॉल्व करने के लिए, अपने आप को वापस से लाइक फॉर एग्जांपल अपने आप को अपडेट करने के लिए हम लोगों को भी ट्रेनिंग देना पड़ा। तो हम लोग उस ट्रेनिंग को क्या बोलेंगे? हम लोग उसको बोलेंगे रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग। तो बेसिकली जब कंपनी अपना टेक्निक्स वगैरह को, अपना काम करने का तरीका वगैरह को क्या कर देता है, छोड़ के नया तरीका अपनाता है, तो उनको अपने एम्प्लॉय को भी उस चीज़ों के बारे में अवेयर करना पड़ता है। उसके लिए वो लोग जो ट्रेनिंग देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग। क्लियर हो गया? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लिखते हैं। हेडिंग लिखिए प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। चलिए सबसे पहला पॉइंट लिखिए प्री ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। देखिए ये जो पूरा एक्टिविटी है ना, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है प्री ट्रेनिंग एक्टिविटी, एक है पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। एक है प्री ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, एक है पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटीज़। फाइन। तो हम लोग अभी जो है प्री ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले लिखते चलिए पहला पॉइंट, डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। चलिए लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। लिखिए द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग शुड बी क्लियरली डिफाइंड। द पर्पस ऑफ ट्रेनिंग should be clearly defined without clearly defined objectives. Without clearly defined objectives, training is likely to be misguided and unsuccessful.
चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग क्या पढ़े, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। आप जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दो पार्ट होता है, एक होता है ट्रेनिंग के पहले का एक्टिविटी, एक होता है ट्रेनिंग के बाद का एक्टिविटी। ट्रेनिंग के पहले का एक्टिविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्री डिफाइंड एक्टिविटी या प्री ट्रेनिंग एक्टिविटीज़, और जो ट्रेनिंग के बाद होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटी। अभी हम लोग प्री ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ के बारे में बात करें। प्री ट्रेनिंग एक्टिविटी में पहला पार्ट जो है वो है डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स। आप जो ट्रेनिंग देना चाह रहे हो, आप जो ट्रेनिंग कंडक्ट करना चाह रहे हो, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू आर गिविंग। इज इट एन इंडक्शन ट्रेनिंग, इज इट एन ऑन जॉब ट्रेनिंग, इज इट अ रिफ्रेशमेंट ट्रेनिंग, इज इट अ रेमेडियल ट्रेनिंग। मतलब हर एक ट्रेनिंग का अपना एक पर्पज़ और ऑब्जेक्टिव होता है। तो आप जिस पर्पज़ से जिस पर्पज़ से आप जो मीटिंग कंडक्ट करा रहे हो उसको आपको बहुत ही क्लियरली बताना पड़ेगा। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ऑर्गेनाइजेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो जो मीटिंग कंडक्ट करा रहा है वो क्यों करा रहा है, उसका रीज़न बताना, उसका पर्पस बताना। क्लियर हुआ आपको। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आइडेंटिफाइंग द ट्रेनिंग नीड्स। नंबर 2, identifying the training needs। लिखना स्टार्ट करिए मेरे साथ। लिखिए, all training activities should be related to specific needs, related to specific needs of the employer, and the employees A training program should be launched only after training needs, only after the training needs are assessed and defined. In order to identify the training needs, the gap between existing desired attitudes, knowledge and skills may be analyzed। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। पहले एक बार रीड करते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, all training activities should be related to specific needs of the employer and the employee. A training program should be launched only after the training needs are assessed and defined. In order to identify the training needs, the gap between
एग्जिस्टिंग डिज़ायर एंड एटीट्यूड्स, नॉलेज एंड स्किल्स में बी एनालाइज। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इस पे पूरा का पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखिए आज मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये तो पता होना चाहिए कि मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम जो डिज़ाइन कर रहा हूँ उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। चलिए ऑब्जेक्टिव भी डिटरमिन्ड हो गया, अब मेरे को ये देखना पड़ेगा कि ये जो ट्रेनिंग हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है। जो भी आपके ट्रेनीज़ हैं जो ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं, उनके अंदर क्या कमियां हैं, और उन कमियों को पूरा करने के लिए तो हम लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हमको तो पहले ये देखना पड़ेगा, हम लोगों को पहले ये देखना पड़ेगा उनके अंदर एक्चुअली कमियां हैं क्या। अगेन जो ट्रेनीज़ होते हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई बहुत ही क्यूरियस होते हैं जो कम, कुछ होते हैं जो लेस इंटरैक्टिव होते हैं, कुछ होते हैं जो ज़रूरत से ज़्यादा इंटरैक्टिव होते हैं, कोई होते हैं जो एकदम प्रॉपर इंटरैक्टिव होते हैं, जो कुछ होते हैं जो मतलब इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ होते हैं। तो हर एक ट्रेनी को मेरे को नज़र में रख के अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि मेरे को एक ट्रेनिंग जो देना है उसका पैरामीटर सेट करना पड़ेगा कि मेरा ट्रेनिंग से मेरे को ये एक्सपेक्टेशन है और रियलिटी है। तो इन दोनों का जो गैप है ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये फुलफ़िल कर पाएगा कि नहीं, और फुलफ़िल कर पाए उसको उस हिसाब से डिज़ाइन करना। इसीलिए हम लोग ये ट्रेनिंग का जो नीड्स है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हुआ? तीसरा लिखिए, सिलेक्टिंग एंड मोटिवेटिंग टारगेट ग्रुप्स। आइए इसके बारे में पहले हम लोग लिख लेते हैं। लिखिए, it is necessary to decide who is to be trained, that is old, skilled, unskilled, new employee। The type of methods, the types of methods, rather the types of persons to be trained, and therefore select appropriate trainers, techniques accordingly। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। देखिए अब आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सोच लिया, आपने ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव भी देख लिया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब आपको ये देखना है कि आप किन लोगों को ट्रेन कर रहे हो। क्या आपके ओल्ड एम्प्लॉयज़ है, ओल्ड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा जानते होंगे, तो उनके लिए इतना कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग का ज़रूरत नहीं है। न्यू जो ट्रेनीज़ रहेंगे ऑब्वियसली उनको ऑर्गेनाइजेशन के कुछ भी नहीं पता हो, तो उनको और भी डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग देना पड़ेगा। जो स्किल्ड एम्प्लॉयज़ है उनके पीछे ज़्यादा आपको माथा लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें आती होगी। जो अनस्किल्ड है उनको पूरा एकदम स्क्रैच से समझाना पड़ेगा। तो उसी हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको अपना टारगेट ग्रुप्स पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन को ट्रेनिंग दे रहे हो और आपको क्या क्या टेक्निक्स अडॉप्ट करना पड़ेगा जिससे कि ट्रेनिंग सक्सेसफुल हो पाए। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, प्रिपेयरिंग द ट्रेनर्स। प्रिपेयरिंग द ट्रेनर्स लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए, द सक्सेस ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स
the success of training programs, the success of training program depends to a great extent upon the instructors and resource persons. The trainer should know both the job to be taught and how to teach it. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है। देखिए क्या है ना, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का सक्सेसफुल होना या ना होना टू अ ग्रेटर एक्सटेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ट्रेनर। तो ट्रेनर का क्या रिक्वायरमेंट है, उसको जो ट्रेनिंग वो दे रहा है वो तो पता ही होना चाहिए कि वो क्या चीज़ का ट्रेनिंग दे रहा है। साथ ही साथ उस ट्रेनिंग को वो कैसे देगा, वो ट्रेनिंग को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कैसे कंडक्ट करेगा, उसका भी उसको नॉलेज बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए 5th नंबर लिखिए, डेवलपिंग ट्रेनिंग पैकेजेस। डेवलपिंग ट्रेनिंग पैकेजेस। लिखना स्टार्ट करिए। लिखिए, दिस स्टेप इन्वॉल्व्स deciding the content of training, comma, designing support material, for training and choosing the appropriate training methods. चलिए इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली क्या है ना, आपका जो ट्रेनिंग होने वाला है उसका कंटेंट क्या होगा, उससे रिलेटेड अगर आपको कोई सपोर्टिंग मटेरियल देना है वो कैसे डिज़ाइन होगा और वो क्या होगा, और जो ट्रेनिंग मेथड आप लेने वाले उसको सेलेक्ट करना, ये सारा का सारा इस पर्टिकुलर स्टेप में आ जाता है। तो गाइस आज हम लोग क्या पढ़ लिए, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे रिगार्डिंग हाउ टू राइट वी वर स्टडिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। मैंने आपके बारे में बताया था कि एक प्री ट्रेनिंग होता है, एक पोस्ट ट्रेनिंग। हम लोग प्री ट्रेनिंग पढ़ चुके हैं। प्री ट्रेनिंग में हम लोग ने क्या पढ़ा, पहला हम लोग को ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, जिसके बारे में आपको बताया कि कभी कोई भी मीटिंग अगर हो रहा है उसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। दूसरा है कि क्यों हम लोग ये ऑब्जेक्ट, मतलब ट्रेनिंग नीड्स क्या है, किस टाइप का ट्रेनिंग हो रहा है, ये क्या रेमेडियल ट्रेनिंग है, ये क्या इंडक्शन ट्रेनिंग है, क्या ये जॉब ट्रेनिंग है, और हर ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है और उसको कंडक्ट करने का तरीका भी अलग अलग होता है। फिर तीसरा था कि हम लोग किसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब हम लोग क्या न्यू एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं, ओल्ड को दे रहे हैं, स्किल्ड को दे रहे हैं, अनस्किल्ड को दे रहे हैं,
ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर ट्रेनिंग को कंडक्ट करने का तरीका अलग है और उनका ऑब्जेक्टिव अलग है। चौथा, फिर उसके बाद आपको पता है कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम का सक्सेसफुल होना और ना होना क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, उनके ट्रेनर्स के ऊपर। तो ट्रेनर को दोनों चीज़ आनी चाहिए, पहले वो जो ट्रेनिंग दे रहे जिसकी इसका सब्जेक्ट नॉलेज, और दूसरा उस ट्रेनिंग को कैसे कंडक्ट करने उनका भी नॉलेज उनको बहुत अच्छी तरह होना चाहिए। और फिर ट्रेनिंग पैकेज भी आप क्या क्या, मतलब ट्रेनिंग के साथ साथ आप क्या प्रोवाइड करोगे। पहला बात तो ट्रेनिंग का क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, पूरा प्रॉपर्ली डिज़ाइन होना चाहिए, उससे सपोर्टिंग मटेरियल और ट्रेनिंग मेथड जो आप यूज़ करेंगे वो भी आपका बहुत अच्छा से डिवेलप्ड होना चाहिए। फाइन। तो आज हम लोग फ्रेंड्स आज क्या क्या पढ़े, हम लोग सबसे पहले आज पढ़े कि जो स्टाफ ट्रेनिंग है उससे एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होता है। पहला था सेल्फ कॉन्फिडेंस, ऑब्वियसली स्टाफ्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बढ़ता ही है। दूसरा हायर अर्निंग, जितना ज़्यादा स्किल्ड होगा, जितना ज़्यादा वेल ट्रेंड होगा, उसका सैलरी भी ज़्यादा होगा, अर्निंग भी ज़्यादा होगा। सेफ्टी के बारे में बताया था कि जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं वो लोग क्या होते हैं, बहुत ही सेल्फ अवेयर होते हैं और वो लोग को पता रहता है कि किसी भी एसेट को कैसे डील करना है, कैसे कॉन्शियसली डील करना है, तो एक्सीडेंट का चांसेस कम हो जाता है। एडेप्टेबिलिटी, जितना ज़्यादा स्किल्ड और जितना ज़्यादा ट्रेंड होगा एम्प्लॉय, उतना ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी क्वालिटीज़ उसका ज़्यादा रहेगा। प्रमोशन प्रमोशन के मैंने बताया था कि जो स्किल्ड एम्प्लॉय होता है, जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होता है, उसका प्रमोशन भी बहुत जल्दी होता है। न्यू स्किल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो ट्रेंड एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको नया नया स्किल्स सीखने मिलता है, जो उनके लिए एक वैल्यूबल एसेट होता है और हमेशा उनके साथ रहने वाला रहता है। फिर मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है। पहला मैंने आपको बताया इंडक्शन ट्रेनिंग, जो कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नया स्टाफ या फिर एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन करता है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना, उसके कल्चर के बारे में जानना, ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं इंडक्शन या फिर ओरिएंटेशन ट्रेनिंग। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि जॉब ट्रेनिंग, मतलब इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द कंपनी कि वो लोग खाली सिर्फ स्किल्ड और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ को हायर करें। जो वो लोग अनस्किल्ड और अनट्रेंड एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना पड़ता है रिगार्डिंग देयर वर्क, उसको हम लोग जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। रेमेडियल ट्रेनिंग, बेसिकली एम्प्लॉयज़ की गलती सुधारने के लिए उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको रेमेडियल ट्रेनिंग बोलते हैं। सेफ्टी ट्रेनिंग, मतलब कि अवेयरनेस के लिए, सेफ्टी मेजर्स के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको सेफ्टी ट्रेनिंग बोलती है। प्रमोशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब कोई एम्प्लॉय एक प्रोमोट होकर कोई हायर डेजिग्नेशन में जाता है तो उसके लिए उसको एक स्पेशल ट्रेनिंग का रिक्वायरमेंट होता है जस्ट टू लर्न न्यू स्किल्स एंड नॉलेज, उसको हम लोग प्रमोशनल ट्रेनिंग बोलते हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग का मतलब होता है जब कंपनी का एग्जिस्टिंग प्रोसेस ऑब्सोलेट हो जाता है या फिर कंपनी नया टेक्निक को अडॉप्ट करके काम करना चाहता है तो वो लोग अपना एम्प्लॉय को एक ट्रेनिंग देता है, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रेशर ट्रेनिंग। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रिपरेशन ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मैंने आपको बताया था एक प्री ट्रेनिंग एक्टिविटी होता है, एक होता है पोस्ट ट्रेनिंग एक्टिविटी। प्री ट्रेनिंग में हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स पढ़ा, अभी अभी हम लोगों ने रिवाइज किया। पहला हम लोगों ने पढ़ा डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, क्या ऑब्जेक्टिव्स है मीटिंग करने का। दूसरा क्या है, ट्रेनिंग नीड्स क्या है, बेसिकली हम लोग क्यों कर रहे हैं और किस टाइप के एम्प्लॉयज़ को ट्रेन कर रहे हैं। तीसरा था कि टारगेट ग्रुप्स, हाउ, क्या मेथोडोलॉजी क्या होगा, किसको हम लोग ट्रेन कर रहे हैं, किस टाइप के एम्प्लॉयज़ है, न्यू है, ओल्ड है। चौथा है कि ट्रेनर्स कैसे ट्रेनिंग देंगे, उनका सब्जेक्ट क्या ट्रेनिंग का होगा और उसको कैसे कन्वे करने वाले हैं। और नेक्स्ट है कि आपका जो ट्रेनिंग पैकेज होगा वो क्या क्या चीज़ फॉलो करेगा। कंटेंट हो सकता है इसमें, कोई सपोर्टिंग मटेरियल हो सकता है या फिर अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग मेथड हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच।